नमस्ते। कैसे हैं आप सब? सर्दी शुरू होने वाली है। हल्की हल्की सुबह शाम सर्दी शुरू हो गया अक्टूबर में। तो सेहत के सुरक्षित सेहत को रखने के लिए ध्यान रखें। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारा विश्लेषण का विषय है, वह है बिहार में जातीय सर्वेक्षण लालू नीतीश के खेल को बिगाड़ा। कैसे बिगाड़ा अब ये हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप सब इस चैनल पे, आपका अपना राष्ट्रीय कर्तव्य चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरे दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और आप जितने भी कमेंट्स करेंगे वो हमारे लिए फायदेमंद होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं विषय पर कि जो लालू नीतीश का जो है ये जातीय सर्वेक्षण किस तरह से खेल बिगाड़ा है। इससे पहले हम चलते हैं जो ये जातीय सर्वेक्षण हुआ है बिहार में, इसके लीगलिटी के ऊपर। इसका जो लीगलिटी अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल इसका कोई भी जो है महत्व नहीं है। इसके आधार पर कोई भी आगे कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि जो जनगणना का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। तो हम जो इसके वैधानिक जो व्यवस्था है उसको हम यहीं पर विराम करते हैं। लेकिन सर्वेक्षण से पहले का खेल हम देखते हैं। सबसे पहले बिहार में वहां के शिक्षा मंत्री ने रामायण के एक चौपाई पर एक जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की और उसी को उत्तर प्रदेश में भी ले लिया गया हाथों हाथ। लेकिन आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये संभव नहीं है। लोग बहुत तेजी से उसके परिणाम की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। वो 70 और 80 का दशक नहीं था कि दो लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जातियों के बीच में भेदभाव करके उसके हाथ में हथियार दे करके और उसे जो है उकसाया और जाति भेद करवाया। हम उस पर बाद में चलेंगे। लेकिन ये पहला जो इसका जो इन्होंने खेल खेला था वो था यही रामायण के श्लोक से। उसके बाद देखा कि इस पर कोई भी उन्माद नहीं हुआ, इस पर कोई भी जातीय दंगा नहीं हुआ, इस पे कोई भी जातीय फसाद नहीं हुआ। और इस फसाद से जब ये बच गए, इस पे इनका खेल नहीं चला, इसके बाद उन्होंने उसी रामायण को विष का संज्ञा दे करके उस पर विवाद शुरू किया। उस विवाद में भी इनको सफलता नहीं मिली, ये सब आप जान रहे हैं। वही शिक्षा मंत्री त्रिवेणीगंज से यह विवाद ये जो है बातें बोला था कि ये जो रामायण है वो एक सनाइट के तरह है, विष के तरह है, जहर के तरह है। और जब इससे भी सफलता नहीं मिली इसमें भी, तो इन्होंने संसद के अंदर अपने राज्यसभा के सांसद जो आरजेडी के कोटे से हैं उनसे कहलवाया कि ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में भेद करवाने के लिए एक वक्तव्य दे दिया। और उस वक्तव्य के ऊपर जो कि मनोज झा जी थे, बिहार में एक विवाद उत्पन्न हुआ, जो कि मोहन सिंह, जो कि अब आनंद मोहन के नाम से जाने जाते हैं, उनका 70 और 80 के दशक में, 90 तक भी आप समझ लीजिए कि जो विवाद हुआ था जातीय विवाद, उसमें बहुत बड़ा अहम हिस्सा था। उसमें उन्होंने जिस राजपूत की आज दुहाई दे रहे हैं, उन राजपूतों के बच्चों के हाथ में उन्होंने हथियार पकड़वा दिया था और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो अब अगर वो ये कहते हैं कि वे राजपूत के मसीहा हैं और रामायण में राजपूत
के बारे में लिखा गया है, महाभारत में लिखा गया है, गीता में लिखा गया है। यहाँ तक तो हम सहमत हैं कि क्षत्रिय का वर्णन उसके अंदर है। लेकिन उन्होंने बोला कि एक वक्तव्य और भी दिया कि कुरान में भी राजपूतों के बारे में वर्णन किया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो राजपूत के कितने बड़े जो है पैरोकार हैं, कितने बड़े समर्थक हैं, कितने बड़े उसके बारे में जानकार हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि अगर उनको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसमें आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके सांसद से विवाद था, तो जो उसी पार्टी के जो आनंद मोहन के पुत्र हैं वो ये फेसबुक लाइव करके उन्होंने कहा कि राजपूत के बारे में अगर कोई भी राजपूत के खिलाफ बात करेगा तो हमें दूसरा कार्रवाई करना होगा। यानी कि उनका इशारा था कि हम 70-80 के दशक में फिर से इसको लेके जाएंगे। चेतन आनंद का यह बयान कदापि उचित नहीं है। वो राजपूतों के सर्वमान नेता नहीं कहे जा सकते किसी भी हालत में। और अगर इनको राजपूतों का इतना हित था, अपना हित नहीं राजपूतों का हित था, तो उन्होंने तुरंत, जैसे ये वक्तव्य मनोज झा जी ने राज्यसभा में दिया, उस समय उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, और इस्तीफा दे करके पद खाली, तो उसी सीट से वो क्यों नहीं जो है अपना भाग आजमाने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि इनके जन समर्थन इतने नहीं है जितना कि ये दावा करते हैं। कभी भी ये अपने पार्टी को, जो आनंद मोहन है या लवली आनंद है, ये नहीं जिता पाए। राजपूतों का क्या भला किया वो वहां के राजपूत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, अपना भला जरूर किया। मोहन सिंह से आनंद मोहन बने और नेता गिरी के क्षेत्र में राजनीति में उतर गए। पूर्व का इतिहास मैं नहीं यहां पर दोहराना चाहूंगा, लेकिन वो राजपूतों का सर्वमान नेता नहीं है, न जीत सकते हैं। आरजेडी अभी छोड़ देंगे तो इनका जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आरजेडी को इन्होंने इसीलिए पकड़ा था कि आनंद मोहन का जमानत हो जाए, वो जेल से निकल जाए और आगे अपना काम करे। और इसमें बहुत बड़ी सोची समझी नीति थी जो कि माननीय लालू यादव जी और नीतीश जी ने रचा था। नीतीश जी तो इसमें साइड लाइन अपने आप कर लिया, लेकिन जो आरजेडी है वो इसको प्रोत्साहित किया था कि इस बहाने से जाति भेद होगा और उनको फायदा होगा। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि ये खेल भी काफी जल्दी इन्होंने खेल दिया और इससे भी इनको कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जो इन्होंने जातीय सर्वेक्षण की बात कही थी, पहले तो इन्होंने पूरे भारत में जातीय जनगणना की बात कही थी, लेकिन वो जब नहीं हुआ, क्योंकि जो संविधान है वो इसकी इजाजत नहीं देता। और अगर संविधान इजाजत नहीं देता, जो आम जो सर्वे होता है, जो सेंसस होते हैं, उसमें सारा चीज ऑलमोस्ट आ ही जाता है। और पहले भी 15% सवर्ण थे, 14% के 13-14% करीब यादव थे, इतने के आसपास मुस्लिम थे, थोड़ा उनकी जनसंख्या बढ़ी है, और ओबीसी भी थे। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ जो है बदलाव हुआ नहीं है, जैसा कि कहा गया था। लेकिन ये सर्वेक्षण करके इन्होंने ये सोचा था कि हम ओबीसी का मसीहा बन जाएंगे। लेकिन उनको जब जातीय जनगणना हुई तो एक बहुत बड़ा भेद निकल करके उसके अंदर आया कि जाति जो ओबीसी के अंदर कई जाति हैं, और किसी का 3%, किसी का 2%, किसी का 2.5%, किसी का 4%, 5%, इसी तरह से जो है प्रतिनिधित्व है। तो ये जो 3%, 4% का प्रतिनिधित्व है, ये कैसे नेतृत्व कर सकता। अब मैं अगर चलूं सर्वेक्षण के तरफ, तो बैकवर्ड क्लास को अगर हम एक तरफ लेते हैं तो इसकी जो अगर सर्वेक्षण में परसेंटेज है वो 27.13 है। और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं, अति पिछड़ा जिसको बोलते हैं, उनकी जो आबादी अभी निकला है वो 36.02% है। और शेड्यूल कास्ट का 19.65 है,
और जो अनरिजर्व क्लास है उनका 16%। अभी अनरिजर्व कास्ट में राजपूत, ब्राह्मण 3, 2, 2.5, 5 ऐसे इसी तरह के परसेंटेज है। मैं उनको सबको इकट्ठा कर दिया हूं। इस हिसाब से अगर बैकवर्ड क्लास की बात अगर दोनों को जोड़ लेते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास, इसको जोड़ लेते हैं तो लगभग 64% करीब बनता है। इसमें से जादव 14% है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जादव 14% से थोड़ा ऊपर है, और जो मुस्लिम है वो 17% से थोड़ा ऊपर है। तो सीएम कौन, किसका, मुस्लिम का या जादव का? अगर मुस्लिम का सीएम होगा तो राजनीति तो लालू प्रसाद परिवार की गई। लालू जी के जो पुत्र हैं तेजस्वी, वो तो सीएम नहीं बनेगा इस हिसाब से, क्योंकि उन्होंने ही कहा है, देश के नेता भी कह रहे हैं, आजकल राहुल जी बहुत ज्यादा इस पर दबाव डाल रहे हैं कि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। तो जिसकी जितनी आबादी, तो अब आप आबादी देखते हैं तो आबादी जो है मुस्लिम का ज्यादा है, तो मुसलमान का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, उनका नेतृत्व होना चाहिए ज्यादा। बाकी तो किसी के 2% है, किसी के 3% है, किसी के 5% है, 6% है। इस तरह से जो है सारे जो है कास्ट में बटा हुआ है। अगर आपने ये सैंक्शन, आपने सर्वे किया है तो इस तरह से जो इन्होंने जो खेल खेला था कि मैं जो है ये सर्वे करके बैकवर्ड क्लास का प्रतिनिधित्व करूंगा। कैसे करेंगे? क्योंकि जाति की बात की तो आप अपने जाति का प्रतिनिधित्व कीजिए, जो कि नीतीश जी के लिए 2% और लालू यादव जी के लिए 14% है। तो अब चीफ मिनिस्टर तो इनका नहीं बनेगा, चीफ मिनिस्टर तो मुस्लिम समुदाय से बनना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सर्वे भी इनके बहुत पहले आ गए। इलेक्शन अभी देर है, जो राज्य का इलेक्शन है 2025 में होना, उनको वहां लाभ होना है। वहीं पर अगर इसका कैलकुलेशन दूसरे तरफ से देखें, बीजेपी के तरफ अगर हम देखते हैं, तो ये अगर 31-32% मुस्लिम और जो यादव आबादी है उसको निकाल देते हैं, तो ऑलमोस्ट 69% वोट जो है दूसरे तरफ में आता है। तो कुछ और भी लोगों को मिलेगा, तो भी 50% से ज्यादा वोट जो है वो बीजेपी के खाते में जाएगा। क्यों जाएगा, उसका कारण बताता हूं। उसका कारण पहला, जो किसान के खातों में जो धनराशि जा रही है, आप गांव में अगर देखेंगे, जाकर के लोगों से बात करेंगे, तो वो बोलेगा पहला ऐसा प्रधानमंत्री देश में है जिसने हमारे खाते तक पैसे पहुंचाए। चाहे कम हो कोई बात नहीं, लेकिन खाते तक पैसे पहुंचाया। उसके बाद ये किसान हो गया, इसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, कैस्त, जादव, मुस्लिम, सभी तरह के किसान हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो किसी जात का किसान है। किसान की बात कर रहा है, और किसान की कोई जात नहीं होती है, वो सभी किसान है, एक जाति होता है। उसके बाद आ जाइए गरीब परिवार। जो गरीब परिवार अनाज का लाभ कोरोना से लेकर के अभी तक लेता, वो आंख बंद करके कह रहा है कि मुझे जो है मोदी के अलावा मैंने किसी को वोट नहीं देना। मैं जो है इस हालात में हम लोग जिंदा नहीं रहते, उन्होंने जिंदा रखा है। और अब जो मैं कमा रहा हूं मनरेगा के द्वारा या कहीं अपनी जो है मेहनत मजदूरी करता हूं, वो पैसे मेरे बच रहे हैं, और मेरे परिवार, मैं अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा हूं। जो कि जिसे मैं खेत में काम करवाने ले जाता था, अब मैं स्कूल लेके जा रहा हूं। ये सर्वेक्षण नहीं करवाया है नीतीश जी और लालू जी ने। अगर ये सर्वेक्षण करा लेते तो जातीय सर्वेक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो बहुत बड़ी जो गंभीरता है, ये इनको लेकर के डूबा। इनका खेल खुद का ही खराब हो गया और बहुत ही परेशान है। रहा सवाल आनंद मोहन की राजपूत वाली, तो राजपूत के लिए सर्वमान नेता मैंने पहले बोला कि वो नहीं है। जैसे ही राजकुमार सिंह, आरके सिंह और योगी आदित्यनाथ जी जाएंगे, क्योंकि आनंद मोहन का जो वर्चस्व है वो मिथिलांचल में है, दरभंगा हो गया और सहरसा, सुपौल, मधुबनी, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, ये सब इन सब इलाकों में इनका थोड़ा सा प्रभाव है राजपूतों में। पर राजपूत में कोई इनके पास जो है अब वो समय नहीं है जो कि 70 में इनके साथ लोग थे। 70 में जरूर इनके साथ लोग थे। ये जेल से एक बार लड़ाई लड़ी थी, तो उस टाइम में
1,75,000 वोट मिला था ताकि इनको जो है रिलीफ मिल जाए जो सजा हुई थी उसमें से। तो अब वो उनके साथ नहीं है, जो काम करने वाला है वो दिखता है और उनके साथ जो है लोग हैं। तो इनके सर्वमान्य नेता चूंकि आरके सिंह भी जो जहां से आनंद मोहन रहते का निवास है उसी डिस्ट्रिक्ट उसके बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में सुपौल के वो रहने वाले हैं। आरा उनका कर्म क्षेत्र है और आईएएस अफसर हैं, तेज तरार नेता है और अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है। कोई ऐसा नहीं है कि उनको लोग बहुत अच्छी तरह से इज्जत करते हैं और जब भी थे एक ईमानदार छवि का जो है उनके को संज्ञा दी, उनके छवि को लोग इंगित करते हैं और उन्हें लोग ईमानदार आईएएस अफसर के नाम से जानते हैं। तो इसलिए ये भी जो है इनका खेल पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है और अब तेजस्वी जी को और लालू जी को सोचना पड़ेगा कि वे अपने बात पर कायम रहते हैं या अपने नेता अपने बच्चे को जो है चमकाने में लगे रहते हैं। ये मैं नहीं कह सकता क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जो उद्देश्य था इस सर्वे का उस हिसाब से मुसलमान को बिहार में चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, जो कि उनके जो है जो भागीदारी उनकी जो आबादी ज्यादा तो उनकी भागीदारी ज्यादा होगी। लेकिन मैं अब आपको राष्ट्रीय हित में जो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य ये है कि जाति पाति से हमें ऊपर उठ करके विचार करना चाहिए और जो आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, सब लोग जान रहे हैं कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा। तो राष्ट्रीय उत्थान के लिए जो उचित बन पड़े वही काम होना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, राष्ट्रीय दायित्व है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस पर जरूर विचार करेंगे और आने वाले समय में उन्हीं को अपना मत देंगे जो कि राष्ट्र हित में काम करे और राष्ट्र का उत्थान करे। यही मेरा कहना था। आज के लिए बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें और इसको जो है लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें ताकि हम आगे और अपना जो है जो उसमें बढ़ोतरी है, अच्छाई, हम अच्छे अच्छे विषय को चुन करके आपके सामने में ले करके आए। मेरा जो विषय है वो राजनीति से नहीं है, ना ही मुझे न्यूज का लाइव लाइन बनना है। हमारा काम यह है कि जो राष्ट्र हित में जो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है उसको जागृत करें और वही मैं कर रहा हूं। एक बार फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।